अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक गैर रिवायती सूरत हाल पैदा हो गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा रज़ानी केस की समाअत के दौरान माहौल तल्ख हो गया। बेंच में शामिल 3 जजेस की आपस में तकरार हो गई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस मकबूल बाकिर अदालती कार्रवाई के दरमियान में ही उठकर चले गए। तफसीलात के मुताबिक आज जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान वफाक की जानिब से दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस मकबूल बाकिर ने दलाइल मुख्तसर करने की हिदायत करते हुए कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूं कि केस जल्द खत्म करें, हम दूसरी साइड को भी वक्त कम होने का कह चुके हैं। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं है, मुदाखलत ना करें। बेंच के एक और रुकन जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जस्टिस मकबूल बाकिर से कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं उठकर चला जाऊंगा। इस पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं, यहां धौंस जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस दौरान हुकूमती वकील ने बेंच से दरख्वास्त की कि मुनासिब होगा कि अदालत 10 मिनट का वक्फा ले ले। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि 10 मिनट के वक्फे से क्या होगा, ये कहकर जस्टिस मकबूल बाकिर कमरा अदालत से उठकर चले गए। इस सारी सूरत हाल के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस उमर बंदियाल साथी जजेस को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत करते रहे और समाअत में 10 मिनट का वक्फा भी कर दिया। वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जब आप पानी ना पी सकें तो ताज़ा हवा में सांस लेना काफ़ी होता है। रोजे की वजह से हम भी ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि जस्टिस मकबूल बाकिर को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत ख्वाह हूं। तो जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वक्त महदूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी फरीक को ना सुने। हमें अदालती रिवायात को कायम रखना है, ठंडे दिमाग के साथ दलाइल सुनने हैं। मौजूदा केस हम सब के लिए इंतहाई हसास नौइयत का है, हमें आइन और कानून को मद्देनजर रखकर काम करना है। इसके अलावा आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि तरीका कार में कोताही को बुनियाद बनाकर नजरसानी अपील समाअत के लिए मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का FBI को टाइम फ्रेम देने का मकसद मुकदमा जल्द निपटाना था। सरीना ईसा के लिए मुतल्लिका फोरम FBI ही था। अदालत ने सरीना ईसा के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया था। केस FBI को भिजवाने से पहले भी सरीना ईसा को सुना गया। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि FBI का मामला मेरी अहलिया और इदारे के दरमियान है, हुकूमत सिर्फ केस लटकाने की कोशिश कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत चाहती है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस को लटकाया जाए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे दलाइल पर एतराज़ किया जा रहा है, ऐसा ही करना है तो हमसे तहरीरी दलाइल ले लें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेरे कंडक्ट पर बात की है। इस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आमिर रहमान साहिब आप अच्छे इंसान और वकील हैं, बात खत्म करें। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस अक्सरियती जजेस ने खारिज कर दिया था, मगर घर बैठी जज की फैमिली के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सदारती रेफरेंस ए के खिलाफ था और कार्रवाई बी के खिलाफ शुरू हो गई। ऐसे केस की कानूनी मिसाल दें जिसमें केस खावंद के खिलाफ हो और कार्रवाई अहलिया के खिलाफ हो जाए। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल FBI को तहकीकात का हुक्म देती तो बात दुरुस्त थी, मगर FBI को तहकीकात करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था। केस की मज़ीद समाअत अब कल सुबह 10:30 बजे होगी। आज की अदालती कार्रवाई पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। सब आपने मुतादिद अदालत की कार्रवाइयाँ देखी हैं, ये जो आज मामला हुआ है इस केस में ये बिल्डअप होता आपको नज़र आ रहा था कि माहौल ऐसा बन गया है या जुडिशरी में वैसे ही एक वाज़ेह डिवाइड है जिसकी आज मिसाल हमें नजर आई है? जी हाँ, ये मुसलसल अगर आप देखें तो इसमें हमें एक जो पोलराइजेशन है वो नज़र आती है। इस पर आप ये देखिए कि अभी रिसेंट मिसाल है जिसमें जो वज़ीर-ए-आज़म तरक्की फ़ंड केस था, सवाबदीदी फ़ंड केस था, उसमें एक ऑर्डर आया जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो कोई मुकदमा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ना सुने। फिर इससे पहले जो है वो भी कुछ ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की भी एक जजमेंट आई थी और उससे पहले जो है वो एक और जजमेंट भी आई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अहमियत के जो केसेस हैं वो नहीं लगते हैं।
तो जजेस का इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो राय है वो आती रही है सामने। और इस केस की समाअत के दौरान भी जो है हम देखते हैं कि मुसलसल जो है जज्बाती माहौल एक हमें देखने को मिलता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल पे है। अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ की ही अगर मिसाल ले लें, जिस वक्त सरीना ईसा अपनी जो है वो गुजारिशात कर रही थी, तो उस दौरान भी एक वाक़या हुआ जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के इस रवैये और जस्टिस मकबूल बाकर के दरमियान भी हुआ था। अब यहाँ पर जो है फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने माजरत भी की थी। इसी तरह से तल्ख जुमले होते थे, तुंदो तेज़ी होती थी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी फिर माजरत करते थे। फिर ऐसा भी हुआ कि बेंच के सरबराह भी जो है वो होते थे और फिर उनकी तरफ से भी ये कहा जाता था। तो एक जज्बाती किस्म का माहौल जो है वो इस मुकदमे के दौरान में हमें देखने में आया है। और आज जो है वो जो एक बैक डोर पीछे चल रहा था, शायद वो जो है वो उभर कर सामने आया है। और आज वाज़े तौर पर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के अंदर एक इख्तलाफ राय नज़र आया, जिसमें कुछ जज साहिबान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत की तरफ से को रिप्रेजेंट करें उनको पूरा मौका फराहम किया जाए, जबकि जस्टिस मकबूल बाकर जो कि पहले भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी और मिसेस सरीना ईसा को भी ये मुसलसल कहते रहे कि ये रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है, अपने जो मारूज़ात हैं उनको महदूद और टू द पॉइंट जो है उसको रखें। तो आज जब जस्टिस मकबूल बाकर ने यही बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल से की, तो उसमें उसके दरमियान में ही जस्टिस मुनीब अख्तर एक मरतबा फिर जो है वो बोले और उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब आप जारी रखें, ये कोई टाइम के खिलाफ दौड़ जो है वो नहीं लगी हुई है। इस पर जस्टिस मकबूल बाकर जो है वो उन्होंने कहा कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जब एक सीनियर जज बोल रहा हो तो आप उसको बार बार मुदाखलत करें उसके अंदर। फिर उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम उठकर चले जाएंगे। तो उस पर जो है वो जस्टिस मकबूल बाकर ने ये कहा कि ये धौंस और धौंस जो है ये इस तरह से नहीं करनी चाहिए। और जहाँ आपने कहा ना कि वो जस्टिस मकबूल बाकर उठ के चले गए थे, नहीं, उससे पहले जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंटरवीन किया और कहा कि हम 10 मिनट के लिए मुलतवी करते हैं। तो उस पर मकबूल बाकर साहब जो है उन्होंने कहा कि ये 10 मिनट के लिए मुलतवी करने से कुछ नहीं होगा, से क्या होगा। और फिर जब ये बात चल रही थी तो जस्टिस मकबूल बाकर ने भी ये कहा कि अगर गैर ज़रूरी तौर पर इस मुकदमे को तवालत देनी है तो इसका मतलब है कि मकसद कुछ और है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस बात पर इशारा कर चुके थे कि जो एक फाजिल जज हैं जस्टिस मंजूर मलिक वो रिटायर होने जा रहे हैं। ताहम इस पे फिर उसके बाद जब ये 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा हुआ, अदालत वापस आई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो बेंच की डार्लिंग ऑफ द बेंच हैं। उन्होंने फिर इस मामले को जो है वो करने की कोशिश की और फिर आमिर रहमान जो हैं उनसे ये कहा कि वो एक FBI का ऑर्डर जो है वो हमें दें। गो के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो FBI की रिपोर्ट है वो तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर जो है वो हमें आप फराहम कर दें। इस पर फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि 187 का जो हवाला आमिर रहमान दे रहे हैं उसके तहत हासिल किए गए कागज़ मेरी जो मिसेस सरीना हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और ये सारा कज़िया जो है वो उस वक्त शुरू हुआ था जब उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने ये कहा था कि फिलिबस्टर जो है एक टर्म है कि जैसे अमेरिका के अंदर जब किसी कानून साजी को रोकना हो, उसमें तवालत करनी हो और तवालत करके उसको ना मुकम्मल होने दिया जाए, तो ये वो तरीक़ाकार जो है वो लग रहा है कि जिस तरह से रिव्यू के अंदर लंबी लंबी जजमेंट्स जो हैं वो पढ़ी जा रही हैं। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर जब ये सारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हम ये जो मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव है और हम हल्फ के नीचे हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि किसी भी फरीक जो है उसको मुकम्मल तौर पर सुना जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी आमिर रहमान से कहा कि इस पर जस्टिस बाकर जो हैं उन्होंने फिर पूछा कि आप कितना वक्त लेंगे, तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि वो 2 से 3 दिन लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कल जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। और फिर बिलखसूस जब ये बात हुई एक FBI के ऑर्डर की तो उस पर भी जो है वो हमें ये देखने को मिला कि जस्टिस जब ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात की कि वो ऑर्डर जो है वो पेश करें, तो उस पर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो हैं उन्होंने भी ये फिर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब हमें ये भी बताइएगा कि एक मामला जो कि किसी और फोरम पर सब जुडिस हो उसको क्या दूसरा फोरम जो है वो देख सकता है। तो इसके बाद फिर जो है ये कार्रवाई
इस पर फिर उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जजेस भी सवाल करते हैं तो हम ये वक्त भी जो है वो आमिर रहमान साहब आपको देंगे, और फिर सुहेल जफ़र साहब जो हैं एक और एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, तो आप कितना वक्त लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अडॉप्ट करूंगा इन्हीं के आमिर रहमान साहब के आर्गूमेंट्स। तो उन्होंने कहा हम आपका वक्त भी इनको देते हैं। तो इसके बाद फिर जो है वो समाअत कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया कीम सिद्दीकी साहब ने सारा अहवाल बताया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट। नासरा इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आप हाई कोर्ट की साबिक जज रही हैं, जजेस में इख्तिलाफ राय होना तो नज़र आया है। ये जो हुआ ये आपके ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है जो हो रहा है? बात यह है कि जैसे फरमाया था गालिब ने कि बदल कर फ़कीरों का हम बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। मैं तो खैर सुप्रीम कोर्ट तक मेरी रसाई कभी नहीं हुई एज अ जज, लेकिन हाई कोर्ट में मैंने जो कुछ ये अभी देखिए शहबाज शरीफ के केस में हुआ है, ये भी अपनी नौयत का मुनफरद वाक़या है। और इससे मालूम होता है जैसे अदालत में भी इख्तलाफात शुरू हो गए और सरासिमगी का आलम हुआ। फिर आज जो कुछ इनके केस में हुआ जस्टिस फैज़ ईसा के, इसमें भी इतनी बड़ी बेंच है 10 रुकनी, और इतने माशाअल्लाह ये हैं एक्सपीरियंस सारे जजेस, कितने कितने साल की इनकी सर्विस है, लेकिन वहाँ अदालत में कुछ जो डिकोरम होता है अदालत का वो कायम नहीं हो सका। 10 जजेस में जो सीनियर जज होता है ना वो अपेरेंटली नॉर्मली रेगुलेट करता है प्रोसीडिंग्स, और बाकी जो जजेस हैं अगर उन्होंने कोई बात करनी हो तो आपस में एक दूसरे के साथ वहीं कर लेते हैं, कन्फैबुलेट व्हाइल दे आर सिटिंग ऑन द बेंच, और एक एक जो है वो अपने तौर पे अलग-अलग मुखातिब नहीं होते जो काउंसिल के हैं। और मैं समझती हूँ ये हर जज का मुनफरद अंदाज था, एक ने कुछ एक बात की, दूसरे ने उनकी कॉन्ट्रडिक्शन कर दी। तो ये तो मेरा ख्याल है एक नई यहाँ ट्रेडिशन चलने लगी है जो पहले मैंने कभी देखी नहीं, या शायद ये रमज़ान का असर है कि उन्होंने रोज़े रखे हुए हैं इसलिए उनके हो जाते हैं इस तरह खुल्लम खुला अदालत में अजहार राय भी। ये अजहार राय कहते हैं जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, और अगर आपस में उन्होंने कन्फर करना है तो जो सीनियर जज हैं, मोस्ट चूज द प्रिजाइडिंग जज इन दिस केस, उनके साथ वहीं पे कन्फैबुलेट कर देते एक दूसरे से पास ऑन करके, बजाय इसके कि ये अलग-अलग मुखातिब हों अदालत में जो पेश हो रहे हैं लोग। तो ये बात कुछ मुझे तो लगी अजीब सी, लेकिन अब देखिए शायद रुझान ही बदल गया। हमारे ज़माने में नहीं होता था, अब नया ज़माना है, इसके नए अपने तौर तरीके हैं। वहाँ एक हलचल सी की कैफियत है, और इसी तरह की हलचल जो है वहाँ हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच में भी है, रेजोल्यूशंस पास हो रही है। कल अदल एक ऐसी एंटिटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो रही है। उधर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हाल है, वहाँ ये है इंतज़ामिया में कि एक एक पौधे के लिए 4-4 दफ़ा ट्रांसफ़रें हो रही हैं एक महीने में। तो ये सारा जो हमारा माशरा है या जो रियासत है, इसमें एक सरासीमगी का आलम जो है वो प्रिवेल कर रहा है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक, उसके बाद बात होगी जहांगीर तरीन क्या दबाव डालने में कामयाब हो गए हैं। आज उन्होंने खुलकर मीडिया से बात की है, आप सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। चंद दिन तक नाराज रहने, शिकवे शिकायत करने, तल्ख बयानात देने और फिर फाइनल वार्निंग देने के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के हामी ग्रुप में आइंदा चंद दिनों में मुलाकात होगी। जहांगीर तरीन के हामी ग्रुप का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन में राब्ते बहाल हो गए हैं। इस्लामाबाद से ठंडी हवा चली है, इसलिए फैसला किया गया है कि उसमें रुकावट ना बने, इसलिए जहांगीर तरीन का इफ्तार डिनर मुलतवी किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते जहांगीर तरीन के हामी रुकने कौमी असेंबली राजा रियाज ने फाइनल वार्निंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी बनाई, उसे जहांगीर तरीन के ग्रुप के खदशात दूर करने का टास्क दिया गया, मगर जहांगीर तरीन के ग्रुप ने कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ यानी बुध को होने वाला इफ्तार डिनर मुलतवी कर दिया और आज जहांगीर तरीन ने इफ्तार मुलतवी करने की वजह बताई। मेरे घर में एक इफ्तारी थी, एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी, और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप इस इफ्तारी को पोस्टपोन करके आगे करें। अब मैंने सारे लोगों से अपने मशवरा किया, तमाम ग्रुप के लोगों से मशवरा किया, और सबका ये ख्याल था
कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसकी रुकावट ना बने और एक इफ्तारी है उसको हम आगे करते हैं, इफ्तारी तो हम जब मर्जी कर सकते हैं। तो ये है कि ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। 30 से ज़्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे। जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने राब्ता किया। वो राब्ता किसने किया? इस हवाले से 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ में कौमी असेंबली राजा रियाज ने दावा किया कि वजीर आजम और जहांगीर तरीन में राब्ते बहाल हुए हैं। मगर आपने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में बताया था कि उससे 2 हफ्ते पहले तक जहांगीर तरीन और वजीर आजम का आपस में राब्ता था। तो ये जो पैगाम रसानी हुई है, क्या वजीर आजम और जहांगीर तरीन का आपस में राब्ता बहाल हो गया है, उसके बाद ये पैगाम दिया गया? जी, वो दोबारा बहाल हो चुका है। और उसी सिलसिले में कल का जो आपने सवाल किया है कि इफ्तार डिनर जो है उसको कैंसिल किया गया है, थोड़ा डिले किया गया है। और इंशाल्लाह आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि हमारी मुलाकात भी होगी और उस मुलाकात के बाद मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से मामलात तय पा जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते बैंकिंग कोर्ट में एक अहम पेशरफ्त हुई। FIA ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि FIR में गलती से जाली अकाउंट का हवाला दिया गया। जहांगीर तरीन की JDW के बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जाली अकाउंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। साथ ही FIA ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि यह केस बैंकिंग कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत को मुंतकिल कर दिया जाए। अब राब्ते बहाल हो रहे हैं, अफ्तार डिनर मनसूख किया जा रहा है, जल्द ही मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ है? हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब के मुशीर और जहांगीर तरीन के हामी अब्दुल हई दस्ती साहब मौजूद हैं, साथ ही सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार फ़ारूक हुसैन साहब मौजूद होंगे। अब्दुल हई दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म क्लियर भी हैं कि कार्रवाई तो और तहकीकात होगी, साथ ही ये भी क्लियर है कि वज़ीर आज़म को हर चीज़ पर एतमाद में लिया गया है। इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आज़म आप लोगों को कन्विंस कर लें या आप अपना माइंड बना के जा रहे हैं और आपकी बात नहीं मानी गई तो आप लोग अगला लाएअमल देंगे? बेसिकली जहांगीर साहब, शाहजेब साहब, जो हमारा मौक़िफ़ है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हर बंदा ही कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जहाँ पे भी जाते हैं उनका एक ही मौक़िफ़ होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री एंड फेयर हो, वो उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। और ये आपके सामने ही है कि जो जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये मैं समझता हूँ उस चीज़ का ही रिजल्ट है जो अब आपके सामने था कि जो बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर FIA की जो रिपोर्ट्स हैं और एक जो बर्फ पिघल रही है, मैं समझ रहा हूँ यही चीज़ थी जो हम चाहते थे कि फ्री एंड फेयर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तरीन साहब का एक मुतालबा है, वो किया जाए। और वो हमें इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द खान साहब से मुलाकात भी है। और पहले मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप मिलेगा, 4-5 बंदों का एक वफद जाके मिलेगा और उसके बाद उम्मीद है कि तरीन साहब की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से। मगर अगर वज़ीर आज़म ना माने तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग जहांगीर तरीन साहब की बात पर अगर इतना ज़्यादा कन्विंस्ड हैं और वज़ीर आज़म जो कर रहे हैं वो ब्रीफिंग के तहत कर रहे हैं, उन्हें एक बात में एतमाद में लिया गया है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है, तो आपका लाएअमल होगा क्या? ये इफ्तार डिनर फिर दोबारा हो जाएगा और फिर आप जहांगीर तरीन साहब के साथ ही खड़े होंगे? असल में इसमें ना मानने वाली बात ही नहीं, क्योंकि बात उनकी मेरिट के ऊपर है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री एंड फेयर हो, क्योंकि आपके सामने था जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे खिलाफ FIR हुई है और ये चीज, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो, कोई असरअंदाज ना हो, नाजायज तौर के ऊपर ये प्रेशराइज ना करे। जो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि एट एवरी कॉस्ट भाई तरीन साहब बिहाइंड द बार्स हमें चाहिए, ये चीज जो है वो तरीन साहब ये चाह रहे हैं कि मुझे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का मौका दिया जाए। अच्छा, मगर ये हुकूमत तो जो अपोजिशन भी कहती रही कि जी हमें चाहते हैं कि हर हाल में जेल में डाला जाए। साबिक DG FIA बशीर मेमन वज़ीर आज़म के हवाले से बता चुके हैं कि वो ख्वाजा आसिफ को जेल में डलवाना चाहते थे। जिस तरह शायद खान अब्बासी साहब जेल में गए, वज़ीर आज़म ने अमेरिका में जाके कहा कि हमने जेल में डलवा दिया है। तो अपोजिशन के साथ यही हुआ है और हुकूमत की नज़र में यही फ्री एंड फेयर होता है। तो जहांगीर तरीन के लिए आप अलग बात पर कैसे कन्विंस कर लेंगे वज़ीर आज़म को? नहीं, देखिए, ऑपोजिशन के खिलाफ जो केसेस थे वो तो पिछली गवर्नमेंट के थे ना, जब वो विद इन गवर्नमेंट। नहीं, इस हुकूमत में भी बहुत ज्यादा बने हैं और पिछली हुकूमत में इस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होती थी। इस हुकूमत का यही तर्ज अमल रहा है कि जो उनका मुखालिफ हो, अब जहांगीर तरीन मुखालिफ ना लगे तो अलग बात है उन्हें। चले, वो तो ऑपोजिशन थी ना, अब ये अपने को तो नहीं शुरू हो जाना जी। लेकिन बात ये है कि जितने भी केसेस जिनके अंदर वो जेलों के अंदर गए हैं, मेरा ख्याल है कि वही केसेस हैं जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर उनके खिलाफ लाए गए थे जी। और तो जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो मैं फिर पूछना चाहूँगा कि ये टेम्पररी है, अफ्तार डिनर का कैंसिल किया जाना आप लोगों का एक आज जो बात की गई है कि जी ठंडी हवाएं चली हैं, ये बात आर्जी होगी? अगर ये कार्रवाई जारी रहती है तो आप अपना लाएअमल देंगे और जहांगीर तरीन साहब के साथ ही सारे खड़े होंगे? मैं एक्चुअली इस दफ़ा मैं नहीं जा सका, मैं अपने यही इलाके में ही था, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन ये है कि जो मेरा राब्ता हुआ है तो उन्होंने एक बड़ा एक पुरुमीद है और बता रहे थे कि बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से आ रहा है।
जो चीज़ हम चाह रहे थे उसी के मुताबिक काम हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल हई दस्ती साहब बता रहे थे कि जो जिस चाह रहे हैं उस हिसाब से काम हो रहा है। फारूक हुसैन साहब सीनियर साहब तो जयकार हमारे साथ मौजूद। फारूक हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। फारूक हुसैन साहब, जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं इस्लामाबाद से। अब्दुल हई दस्ती साहब कह रहे हैं कि जो हम चाह रहे थे उसी के हिसाब से काम हो रहा है। ये क्या जहांगीर तरीन साहब दबाव डालने में कामयाब हो गए हैं या बाकी वज़ीर आज़म को एहसास हो गया है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है? दोनों में से कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई के खिलाफ होती रहेगी। शुक्रिया शाहजेब। देखिए, मेरे ख्याल में मामला जो है वो कुछ इस तरीके इस रुख चल रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो पहले कह रहे थे जब वो जेल जा रहे थे अपनी पेशियों पे, वो अब उनकी बात में वजन कुछ ज्यादा आ गया है। और उसकी जो वजह है वो बिल्कुल सामने है कि उनके साथ जो 30 लोग हैं, आज तो उन्होंने कहा कि शायद ज्यादा भी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एहसास हो रहा है कि ये सियासी तौर पर उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी मैं जो हूँ सबके सब कानून सबके लिए बराबर है, मैं किसी के साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर कोई रियायत होगी भी सही, लेकिन ये मीटिंग होना बजाते खुद एक अहम डेवलपमेंट है। इससे पहले मेरे ख्याल में जो मुझे सुनने में मिला है वो ये कि यहां तक भी आमादगी का इजहार नहीं था कि किसी तरीके से किसी से भी जो है कोई मीटिंग की जाए। लेकिन ये जो अब आमादी का इजहार हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग खड़े हैं उनसे मीटिंग हो जाए, ये खुद एक सिग्नल है कि वो कम से कम उनके ऊपर एक सियासी दबाव है। अब ये दबाव कहां जाएगा और किस तरीके से वो किसी एक्शन में ट्रांसलेट होगा वो मेरे कबल वक्त है। लेकिन यहां तक तो मेरे ख्याल है जहांगीर तरीन साहब कामयाब हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर का टेंशन उन्हें मिल गया है और अब वो मीटिंग जो है वो होने जा रही है। और आपको लगता है जहांगीर तरीन साहब असल में खतरा बन सकते हैं? ऑपोजिशन तो खतरा नहीं बनी, मगर लोग हुकूमत में होते हुए, एडवाइजर्स होते हुए अगर उनके साथ खड़े तो वे खतरा बन सकते हैं हुकूमत के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में शाहजेब साहब वो वक्त अभी आया नहीं है, क्योंकि ये जो लोग साथ खड़े हैं क्योंकि ये बिल्कुल मंजर आम पे खुलम खुला आ गए हैं, ये ढके छुपे नहीं है, तो यहां तक तो उन्होंने एक लाइन क्रॉस कर ली है और उन्होंने बुनियादी तौर पर अपनी हुकूमत को एक तरीके से चैलेंज कर दिया है। लेकिन क्या ये चैलेंज सिर्फ उस हद तक महदूद रहेगा कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो उनके मुताबिक कोई और ज्यादती ना हो, या ये है कि अगर वो कार्रवाई उसी तरीके से चलती रहती है और ये जो मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर से उसमें उसके खातिर खाद नताइज नहीं निकलते, तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? मेरे ख्याल में असल टेस्ट इन लोगों का तब आएगा और खास तौर पर जहांगीर तरीन साहब को मेरा ख्याल है बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ जाएंगे अगर जो है वजीर आजम की मीटिंग के बाद उनको वो सब कुछ नहीं मिलता जो वो चाह रहे। बहुत शुक्रिया फाज़िल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मामला अभी तक सुलझा नहीं है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और हम पर बात करेंगे। एक मजहबी पार्टी के दबाव में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदल करने के लिए हुकूमत पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर रही है। I think the international ramifications of the issue are because of Islamophobia. इस मसले के आलमी असरात इस्लामोफोबिया की वजह से हैं। हमें इन बातों के असरात भुगतने पड़ते हैं जो बैरून मुल्क कही और की जाती हैं। यूरोपीय ममालिक में होलोकॉस्ट के बारे में कुछ भी कहना गैर कानूनी है। हमें भी इसी किस्म का बर्ताव चाहिए। हमारे लोग बहुत तकलीफ में हैं और ये पैगाम जाना चाहिए कि लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए पार्लियामेंट बहस के लिए सबसे बेहतर जगह है। तो अगर पार्लियामेंट करारदाद को मंजूर करती है, फिर पाकिस्तान फ्रांसीसी सफीर को बेदखल कर देगा? मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा, क्योंकि इस हवाले से बहस होने जा रही है। तो पार्लियामेंट को करारदाद को मंजूर या मुस्तरद करने दें। आलमी मीडिया सवाल कर रहा है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा या नहीं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि पहले पार्लियामेंट को फैसला करने दें। अब कल कौमी असम्बली का अहम इजलास होने जा रहा है, जहां कलअदम तहरीक लब्बैक से हुकूमती मुआहदे के तहत पेश की जाने वाली करारदाद पर दोबारा बहस होगी। अब से 2 दिन पहले जब हुकूमत ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने पर बहस के लिए करारदाद पेश की थी, उसे अपोजिशन जमातों ने नाकाफी करार दिया था और मुतालबा किया था कि इस हवाले से एक मुत्तफिका करारदाद आनी चाहिए, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हुकूमत और अपोजिशन को साथ बैठने की हिदायत करते हुए एक मुत्तफिका करारदाद लाने का कहा था और इजलास को जुमे तक मुलतवी कर दिया गया था। कल अब ये देखना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई इत्तफाक राय होता है या नहीं। मगर इससे पहले नून लीग ने मुत्तफिका करारदाद पेश करने के लिए तहरीक इंसाफ को खत लिखकर इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर वजाहत मांगी है। नून लीग के चीफ विप मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान को गुज़िश्ता रोज़ खत लिखा और मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि मुत्तफिका करारदाद को तैयार करने के लिए फौरी तौर पर वजाहत और मालूमात चाहिए। बताया जाए कि वफाकी वज़रा की तरफ से मुसलसल ये बयानात दिए गए हैं कि हुकूमत सिर्फ पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने की पाबंद थी। क्या इसका मतलब है कि हुकूमत किसी मजीद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती? नून लीग ने अपने खत में मजीद लिखा कि वज़ीर आज़म ने 19 अप्रैल को कौम से खिताब किया था, तो क्या जिन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म ने किया था इसे इस मामले पर पॉलिसी बयान समझा जाए? अगर हाँ, तो ऐवान में पेश की जाने वाली करारदाद का क्या मकसद था? क्योंकि करारदाद और वज़ीर आज़म के बयान में तजाद है। नून लीग ने अपने खत में मजीद लिखा कि जो करारदाद पेश की गई थी उसमें कहा गया था कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात रियासत का डोमेन है, तो वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और DGISI ऐवान को ब्रीफिंग दें कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से रियासती पॉलिसी है क्या, और लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म नामूस रिसालत पर बहस का आगाज़ करने के लिए कब खुद को दस्तयाब करेंगे और अपनी हुकूमत की पॉलिसी पेश करेंगे। यह खत था जो नून लीग की तरफ से लिखा गया। देखना होगा कि कल इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आती है, क्योंकि कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदे ने खुद हुकूमत के लिए कई मुहाज खोल दिए हैं। पंजाब पुलिस जो इस पूरे बहरान के दौरान फ्रंट लाइन पर नजर आई, वो हुकूमती मुआहिदे के बाद इज़्तिराब का शिकार है। आज रोज़नामा डॉन में शाया होने वाली खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस की सीनियर कमांड कलअदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहिदे पर खुश नहीं है और इस मुआहिदे को कबल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी करार दे रही है। खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस के कुछ सीनियर ओहदेदारान का कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया उसने न सिर्फ पुलिस फोर्स की हौसला शिकनी की है, बल्कि इस किस्म के ग्रुप्स को पैगाम भी दिया है कि रियासत किसी भी वक्त किसी भी दबाव के आगे अपने किसी भी इकदाम से दस्तबरदार हो सकती है। खबर के मुताबिक पुलिस अफसरान ने खबरदार किया है कि कलअदम तहरीक लब्बैक के सैकड़ों कारकुनान की सजा के बगैर रिहाई उन अफसरान के लिए तबाहकुन होगी जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, और यह मुआहिदा पुलिस अफसरान की कुर्बानियों की तौहीन है जिन्हें हमेशा एक कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। खबर के मुताबिक एक सीनियर पुलिस अफसर ने इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि पुलिस फोर्स को लॉन्च किया जाता है, फिर उन्हें गालियां दी जाती हैं। पंजाब पुलिस की सीनियर कमांड ने हुकूमती मुआहिदे के तहत कलअदम तहरीक लब्बैक के कारकुनान की रिहाई पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। खबर के मुताबिक एक पुलिस ओहदेदार ने कहा है कि तहरीक लब्बैक ने पंजाब में 115 मकामात ब्लॉक किए, जिनमें 22 मकामात लाहौर में थे और एक मकाम के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बिना खून बहाए तमाम मकामात को क्लियर कर दिया था। और इसमें कोई शक नहीं कि इस किस्म के बड़े पैमाने के मुजाहरे के नतीजे में सैकड़ों हलाकतें हो सकती थी, मगर 4 पुलिस अफसरान ने अपने फराइज की अंजाम दही के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। पुलिस की कई गाड़ियां जलाई गई, अफसरान को अगवा और उन पर तशद्दुद किया गया, जिस पर संगीन जराइम के चार्जेस लगाकर FIRs काटी गई। लेकिन हुकूमत पुलिस फोर्स की हालत ज़ार पर लाताल्लुक नजर आई और रियासत ने गैर मंतकी मुआहिदे के बाद पुलिस फोर्स को एक कलअदम जमात के इंतहा पसंदों के सामने धकेल दिया। पुलिस अफसर का कहना था, क्या इससे ज्यादा कोई जालिमाना और इस्तेहसाली चीज हो सकती है? ये मुआहिदा एक ऐसा फैसला था जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और ये एक नाकाम रियासत की तरफ एक कदम था। ये पंजाब पुलिस के खदशात की तफसीलात थी जो हमने आपके सामने रखी। अब देखना होगा कि कल पार्लियामेंट करारदाद से मुताल्लिक क्या फैसला करती है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में इख्तिलाफ सामने आया था, जिसके बाद आज 3 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने मुत्तफिका तौर पर आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद 50 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नायब ने गुज़िश्ता साल 28 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करें। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। अप्रैल के महीने में कोरोना अपने उरूज पर पहुंच चुका है। हुकूमत अवाम से अपील कर रही है कि इस वबा को संजीदा लें, एहतियात करें, वरना सख्त फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास कल तलब कर लिया है। NCOC का इजलास कल 12 बजे होगा, जिसमें मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी वुज़रा, चारों सूबों के वुज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे और ज़राए के मुताबिक कोरोना की 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में लॉकडाउन का भी फैसला किया जा सकता है। इन शहरों और इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तिल और दफातर बंद रखे जाने का इम्कान है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वेंटिलेटर्स पर जाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में कोरोना के 559 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मर्दान के 100% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 85%, लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि पेशावर में 74% ऑक्सीजन बेड्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक सिर्फ 14 लाख अफराद को वैक्सीन दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद का कहना है कि ज्यादातर लोग रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 2.5 करोड़ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 23 लाख अफराद की जानिब से करवाई गई है। कोरोना से बचाव एहतियात और वैक्सीनेशन से ही मुमकिन है, इसलिए पहल कीजिए, खुद को रजिस्टर करवाइए, क्योंकि बहुत से ममालिक में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। भारत में तो सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है और आज यौमिया केसेस का नया रिकॉर्ड सामने आया है और अब तक के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 3,15,802 नए केसेस रिपोर्ट हुए और एक दिन में 2,102 अमवात हुई। अब तक मजमूई तौर पर भारत में कोरोना से 1,84,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद दुनिया भर में योमिया मुतासिरीन की अब तक सबसे ज़्यादा है। BBC के मुताबिक वबा की सूरत हाल पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया है। हुकाम ने शमशान घाटों पर बढ़ते दबाव के पेश नज़र मैयतों की आखिरी रसूमात खेतों में अदा करने की इजाज़त दे दी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन मैसर नहीं है, मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई है। लोग कोरोना में मुब्तला अपने अजीज़ों को अस्पताल में दाखिल कराने से कासिर हैं, अस्पतालों में जगह तलाश कर रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई उनका इलाज कर दे। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनके अजीज उनके सामने दम तोड़ रहे हैं और वो बेबस हैं। भारत के अस्पतालों पर दबाव बहुत ज़्यादा है, सेहत का निज़ाम तबाह होकर रह गया है। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ भारतीय शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला का कहना है कि पूरे दारुल हुकूमत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई संगीन मसला है। भारत के कुछ अस्पतालों ने खबरदार किया है कि ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा इतना कम है कि कभी भी ख़त्म हो सकती है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने अपने ट्वीट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर ऑक्सीजन की फराहमी रोकने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मरकजी हुकूमत के कोटा बढ़ाने के बावजूद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हुकूमतें ऑक्सीजन की फराहमी रोक रही हैं। अगर नीम फौजी दस्ता भी तैनात करना पड़ा तो करेंगे, मगर किसी भी सूरत में ऑक्सीजन फराहमी मुतासिर नहीं होने देंगे। भारत में ऑक्सीजन के उसूल के लिए लूट मार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वबा के खौफनाक हालात पर खुद नोटिस लेते हुए मरकजी हुकूमत को एक नोटिस जारी किया है कि हुकूमत इस किल्लत को पूरा करने के लिए कौमी एक्शन प्लान तैयार करे। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को कहा है कि भीख मांगें, कर्ज लें या चोरी करें, लेकिन ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की शदीद कमी से निपटने के लिए एक हंगामी मीटिंग की है। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए और कोरोना का फैलाव रोकने में अपना किरदार अदा कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।